नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीजी टेट के मैथ्स के बेहतरीन टॉपिक पर जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स। और आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिशन सीजी टेट 2026 के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि 2026 में जो है टेट का एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा होना है। इसके लिए जो है कैलेंडर के हिसाब से 1 फरवरी 2026 की डेट सेट भी तैयार की गई है। साथ ही साथ हम यहाँ पर जो है आज आप लोग सभी को जो है सीजी टेट से संबंधित जो है महत्वपूर्ण कंटेंट प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, जहाँ पर आज हम लोग आ पहुँचे हैं मैथमेटिक्स या फिर गणित विषय के ऊपर, जहाँ पर हमारा टॉपिक होने वाला है घातांक या फिर एक्सपोनेंट्स। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी शुरुआत मैं आप लोगों के सामने इंट्रोडक्शन से करने वाला हूँ कि कैसे जो है इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जो है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन का यूज़ किया है मैंने। रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मतलब बार बार गुना करना, है ना। तो जैसे 4 एक संख्या है और 4 का गुना जो है यहाँ पर 3 बार किया गया है। कितनी बार किया गया है? 4 गुना 4 के रूप में जो है 3 बार यहाँ पर 4 का गुना करवाया गया है। अब यहाँ पर या तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि 4 गुना 4 गुना 4, या फिर इसको दूसरी तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर किसका गुना करवाया गया दोस्तों? 4 का गुना करवाया गया है। कितनी बार गुना करवाया गया है? 1 2 3। तो यहाँ पर हमने 3 को ऊपर लिख दिया है। जिसको गुना करवाया गया है वो उसके नीचे रहेगा और जितनी बार गुना करवाया गया है वो उसके ऊपर रहेगा। अब यहाँ पर ये तो हमने लिखना सीखा। नेक्स्ट वाले को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर 5 का गुना हुआ है। काउंट करते हैं कि इसका गुना कितनी बार हुआ है। 1 2 3 4 5 6। इसको जो है 6 बार गुना करवाया गया है। तो यहाँ पर गुना किसको करवाया गया है? 5 को। कितनी बार गुना करवाया गया है वो उसके ऊपर, दैट मीन्स 6। यहाँ तक हमने काम करना सीख लिया, लिखना तो सीख लिया। अब यहाँ पर इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका हमने किया है उसको पढ़ेंगे कैसे, है ना। पढ़ने भी आना चाहिए मैथ्स के टर्म में। तो इसको हम पढ़ेंगे 4 की घात 3, है ना। 4 की घात 3। जो संख्या ऊपर है उसको भी ध्यान में रख के चलना है और जो संख्या नीचे है उसको भी ध्यान में रख के चलना है। शुरुआत कहाँ से होगी? जो संख्या नीचे है, दैट मीन्स 4 और की घात 3 जो ऊपर है वो उसके घात में चला जाता है। यहाँ पर इसको कैसे पढ़ेंगे हम? 5 की घात 6, है ना। जो संख्या नीचे है वो पहले और उसके बाद की घात और उसके बाद जो संख्या ऊपर है वो आता है। तो इसे जो है मैथमेटिक्स में हम कुल मिला के ऐसे पढ़ते हैं। अब इसे जो है हम लोग डेफिनेशन के थ्रू कहें या भी इसको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझने के उद्देश्य से कहें, ये लाइन को हमको पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। तो क्या लिखा हुआ है इसमें? किसी संख्या के बार बार गुना होने की प्रक्रिया को निरूपित करने के लिए हम घातांक का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन था, बार बार जो है गुना होने की प्रक्रिया हो रही थी, लेकिन ये तरीका हमको थोड़ा सा लंबा लगा। इसको जो है बेहतरीन तरीके से लिखने के लिए हमने कुछ इस तरह से इसे शॉर्ट कर दिया। अब शॉर्ट कर दिया तो इसी को हमने क्या कहा है? घात कहा है, ऊपर वाली संख्या को, है ना। कि उसके रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को नंबर ऑफ टाइम शो करने के लिए जो है हमने जो है घात संख्या का उपयोग किया है और उसी को हम क्या बोलते हैं? घातांक बोलते हैं। तो इस तरह से रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ टाइम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नंबर यूज़ किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। अब इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमें मिलता है एक संख्या जिसे हम घात संख्या के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब घात संख्या 2 प्रकार की संख्याओं से मिलकर के बना होता है, जिसमें सबसे पहला संख्या आपका क्या संख्या रहेगा? आधार संख्या, और दूसरी संख्या रहेगी आपकी घातांक। घात संख्या में 2 प्रकार की संख्या होगा, पहला होगा आपका आधार संख्या और दूसरा होगा आपका घातांक। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको जो है एक घात संख्या को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। यहाँ पर एक संख्या लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 5 की घात 6। अब ये संख्या जो है 5 की घात 6 को हम कौन सी संख्या के नाम से जान रहे हैं? एक घात संख्या है, ऐसे करके यहाँ पर लिखा हुआ है। 5 की घात 6 जो है एक घात संख्या है जिसमें हम 2 नंबर्स को यूज़ कर रहे हैं, 5 और 6, जिसमें से 5 क्या है? इसका आधार संख्या है। मैंने यहाँ पर बताया ना आपको, घात संख्या को जो है हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला आपका हुआ आधार संख्या और दूसरा आपका घातांक, जिसमें से 5 आपकी आधार संख्या है, जो नीचे लिखा हुआ है उसको हम आधार संख्या के नाम से जानते हैं, और 6 उसके ऊपर है, घात के रूप में है, इसलिए 6 क्या है? आपका घातांक है। इस तरह से ये पूरा मिलजुल के क्या है? एक घात संख्या है जिसे हमने 2 पार्ट्स में तोड़ा है।
पहला आधार संख्या और दूसरा घातांक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे बिल्कुल याद रख के चलना है, केयरफुली आपको यहाँ पर काम करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो है दूसरे कंटेंट के ऊपर घात से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज रिलेटेड टू एक्सपोनेंट्स यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले फार्मूले के साथ में हमारा a की घात m इंटू a की घात n, यहाँ पर जो है दो घात संख्याओं को जो है गुणा करने का प्रयास किया गया है और दोनों घात संख्याओं में जो है बेस नंबर या फिर आधार संख्या बिल्कुल सेम है ना। a और a मतलब एक संख्या के रूप में हम यहाँ पर निरूपित करना है और m और n को भी संख्या ही मानना है। अब देख सकते हैं दोनों बेस जो है घातांक संख्या में आपके पास दोनों के पास a है, लेकिन उनके पावर्स या फिर एक्सपोनेंट्स बिल्कुल अलग अलग हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो रिपीटेड हुए हैं, जो रिपीट यहाँ पर हुए हैं उनको आपको एक बार लिखना है और जो इनके एक्सपोनेंट्स हैं उनको आपको प्लस कर देना है। क्लियर है ना। जो इनके एक्सपोनेंट्स हैं जो बिल्कुल अलग अलग थे उनको आपको ऐड कर देना है और जो बिल्कुल सेम थे उनको आपको एक बार लिख देना है। तो एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा आगे बढ़ने का हम कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, इसी को हम कुछ नंबर्स लेकर के एग्जाम्पल्स बना रहे हैं। जैसे a की जगह हमने लिखा 5 और m की जगह लिखा 3, तो यहाँ पर क्या बन गया, 5 की घात 3, उसका गुना हो रहा है 5 की घात 4 से, मतलब हमने n की जगह क्या लिख दिया है, 4 लिख दिया है। अब इसको हम लोग हल कैसे कर पाएंगे, इसी फॉर्मूला से लेकर के बनाना है। 5 और 5 रिपीटेड हुए तो हमने 5 लिखा एक ही बार, है ना, और उसके एक्सपोनेंट्स को यहाँ पर जो है सम करने का काम किया गया था। तो यहाँ पर भी हमने इसके एक्सपोनेंट्स दैट मीन्स 3 और 4 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो 3 + 4 तो 5 की घात क्या हो गया, ये 7 हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फार्मूला को देखते हैं। जैसे यहाँ पर फिर से आपके जो है a की घात m एक बेस जो है आपका जो है एक्सपोनेंट नंबर है और उसको जो है दूसरे जो है घात संख्या से डिवाइड किया गया है या फिर भाग किया गया है a की घात n से। फिर से हम देख सकते हैं दोनों के आधार संख्या बिल्कुल सेम है ना। फिर से उसको जो है एक बार लिखा गया है और दोनों के एक्सपोनेंट्स को माइनस कर दिया गया है इस बार। पहले क्या किया गया था, पहले यहाँ पर क्या किया गया था, प्लस किया गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट में क्या किया गया है, माइनस किया गया है। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखेंगे, अगर मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में तो आपका प्लस हो जाने वाला है, अगर डिवाइड है दोनों के बीच में तो माइनस हो जाने वाला है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे यहाँ पर 6 की घात 4 है, मतलब 6 की घात 4 है और उसको डिवाइड किया गया है 6 की घात 2 से। अब दोनों का जो आधार संख्या वो कैसा है, बिल्कुल सेम है, इसी के तरह है। फार्मूला ये वाला लगने वाला है, हमको ये पता चल रहा है ना। तो हम इसे जो है फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, हम एक बार जो है बेस नंबर को लिखेंगे, मतलब यहाँ पर हम लोग 6 को एक बार लिखेंगे और उनके एक्सपोनेंट्स को माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 - 2, तो 6 की घात क्या हो गया, 2 हो गया। क्लियर है। तीसरे एग्जाम्पल्स की तरफ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है घात संख्या a की घात m और उसका गुना करवाया जा रहा है दूसरे घात संख्या के साथ, मतलब b की घात m से। ठीक है ना। दोनों घात संख्या में क्या चीज़ें सेम हैं, तो यहाँ पर इस बार जो है बेस नंबर सेम ना हो करके बेस नंबर अलग अलग हुआ है और यहाँ पर एक्सपोनेंट्स जो है सेम है, दोनों के घात में m डला हुआ है। तो इस कंडीशन में हमको क्या करवाना है, क्या करने के लिए आपको बोला गया था, वो इन बेस नंबर्स को करवाइए। मतलब यहाँ पर गुना करना था तो इनके बेस नंबर्स को हमने गुना करवाया, a × b, और उसके जो घात है उसको होल पावर डाल के उसके ऊपर लिख दिया है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल्स के रूप में हमारे पास है पहला घात संख्या 2 की घात 3 गुना 3 की घात 3, है ना। तो दोनों की घात में क्या है, 3 है। तो हमने क्या कर दिया, दोनों के आधार संख्या को सबसे पहले गुना करवाया, 2 × 3, और उनके एक साथ पावर डाल दिया, क्या चीज़, 3। तो 2 × 3 = 6, 6 की घात क्या हो गया, 3 हो गया। उसी प्रकार से हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से है a की घात m डिवाइडेड बाय b की घात m। यहाँ पर फिर से आपके एक्सपोनेंट्स बिल्कुल सेम है, आधार संख्या अलग अलग है। तो क्या करना है, आधार संख्या को आपको डिवाइड करवा लेना है इस बार, और उसके बाद होल पावर के रूप में उस m को यूज़ करना है। a/b लिखें या फिर a/b लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। और उसके ऊपर में क्या लिखना है, होल पावर m लिखना है। जैसे यहाँ पर 3 की घात 2 एक घात संख्या है, इसको जो है डिवाइड करवाया हमने 5 की घात 2 से। दोनों की घात संख्या बिल्कुल सेम है, तो हमने क्या किया, 3/5 या फिर 3/5 भी लिखा जा सकता था।
तो 3/5 और उसका पूरा का घात क्या आ गया, 2 आ गया है। इसके बाद हमारे पास पांचवें फार्मूला के रूप में एक फार्मूला है जिसमें a के घात m है और उसके एक बार फिर से घात n है ना। एक संख्या हमारे पास है जिसके ऊपर एक घात है, उसके ऊपर फिर से एक घात है। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे a की घात m गुना n, मतलब हम दोनों पावर्स को क्या कर देंगे, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 जो कि आधार संख्या है, उसके ऊपर एक घातांक लिखा हुआ है 3, 2 की घात 3 और उसके ऊपर फिर से एक घातांक लिखा हुआ है 4। अब हमको क्या करना है, 2 की घात 3 और 4 को आपस में गुना करवाना है। तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 गुना 4 मतलब क्या हो जाएगा, 3 चौं 12। तो 2 की घात क्या बनेगा हमारा, 12 बनेगा। उसके बाद हमारे छठवें फार्मूले के रूप में हम आगे बढ़ते हैं जिसमें से a की घात क्या है, -n है। अब इस माइनस को हमको दोस्तों हटाना है। सबसे पहले हमारी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए कि किसी भी घात में माइनस ना हो। अब इस माइनस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये 1/, करेंगे हम 1/, करेंगे। उसके बाद हमारा ये चीज़ जो है नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में और ये माइनस को आपको हटाना है। तो 1/a की घात n, अगर आपके माइनस में है कोई संख्या तो उसको 1/, में लेकर के चले जाइए, ऑटोमेटिकली माइनस आपका हट जाता है। या फिर आपका अगर पॉजिटिव है और उसे हम 1/, के साथ लिखना चाह रहे हैं तो हमको क्या करवाना पड़ेगा, निगेटिव। अगर ऊपर है और माइनस है तो नीचे जाके माइनस हट जाएगा। अगर ऊपर है माइनस नहीं है, पॉजिटिव है, तो नीचे जाके माइनस लग जाएगा। एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। पहले एग्जाम्पल के लिए क्या लिखा गया है, अगर 5 के घात -3 है, 5 के घात में -3 है, अब तो ये क्या लिख सकते हैं हम, 1/5 की घात 3 लिख सकते हैं। माइनस आपका हट जाएगा क्योंकि हमने 1/, वाला काम कर दिया है। अगर 2 की घात 3 है, कोई माइनस नहीं है, अगर हमने 1/, करके कर दिया तो माइनस लग जाएगा, ठीक है ना। अगर सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 1/, वाला आप काम कर रहे हो तो माइनस लग जाएगा। अगर सिंपल नहीं है, माइनस वाला चीज़ है, तो 1/, वाला काम कर रहे हो तो माइनस हट जाएगा। उसी प्रकार से 7वां एग्जाम्पल हमारे सामने है, a की घात 0 = 1। a के रूप में कोई भी नंबर हो सकता है। अगर किसी भी नंबर के ऊपर 0 घात में है तो उसको हम सिर्फ 1 के बराबर लिखेंगे, चाहे यहाँ पर कोई भी संख्या हो। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे यहाँ पर 5 की घात 0 है, 5 कोई भी संख्या है, उसके घात में 0 है, हमको कुछ भी नहीं देखना है, सीधा क्या लिखना है, 1 लिखना है। 7 एक संख्या है, अगर घात में 0 है, हमको कुछ भी नहीं देखना है, 1 देखना है, 1 हो जाएगा। 102 है, इतना बड़ा संख्या है लेकिन घात में 0 है, कुछ नहीं देखना है दोस्तों, 1 हो जाएगा। क्लियर। उसी प्रकार से हम 8वें नंबर पर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कोई भी ऋणात्मक संख्या, मान के चलिए कोई भी ऋणात्मक संख्या मतलब माइनस में संख्या है और उस माइनस में संख्या के ऊपर पावर भी है, घात भी है, और वो मान के चलिए वो घात कैसा है, विषम संख्या है। तो उसका जो वैल्यू आएगा वो तो आएगा, लेकिन सामने कौन सा चिन्ह लेकर के आएगा, माइनस का चिन्ह लेकर के आएगा। तो इस मान को हम क्या मान कहेंगे, ऋणात्मक मान कहेंगे। आगे देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर मान के चलिए अब ऋणात्मक संख्या तो है, लेकिन उसके घात में कैसी संख्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है ना। इवन नंबर के कारण मान कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। धनात्मक आएगा मतलब किस में आएगा, प्लस में आएगा। थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। मान के चलिए हमारे पास जो है ऋणात्मक संख्या के रूप में -2 है और -2 का घात जो है क्या लिखा हुआ है, 3। अब 3 आपका सम संख्या है, विषम संख्या है, हाँ डेफिनेटली ये विषम संख्या है। तो -2 का घात 3 लिखा हुआ है, मतलब हमको -2 को कितने बार गुना करवाने की ज़रूरत है, 3 बार। -2 गुना -2 गुना -2। अब ये पहला और दूसरा माइनस मिल करके क्या बन गए, प्लस। ये वाले माइनस के साथ कोई पेयर नहीं बना तो ये माइनस का माइनस रह गया। अब ये प्लस माइनस क्या बनेंगे, माइनस। तो आपका एट लास्ट आंसर क्या चीज़ में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। अब उसके बाद आप संख्या को गुना करवाइए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तो आ रहा है, लेकिन आंसर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। क्यों, क्योंकि विषम होने की वजह से उनका कोई भी पेयर नहीं बना। पेयर नहीं बना, एक अंत में एक छूट गया पेयर बनने के लिए, इसलिए आपका आंसर किस में आया, नेगेटिव में आया।
क्यों आया? क्योंकि घात में कैसी संख्या थी? विषम संख्या थी, क्योंकि लास्ट में एक ऐसा माइनस बचा जिसका जोड़ी नहीं बन पाया। यहाँ पर देखते हैं दूसरा नंबर -2 का घात 4 है। अब -2 का घात 4 है तो हम इसे कितने बार गुना करवाएंगे? 4 बार। -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2, इन दोनों का पेयर बन के क्या हो गया? प्लस। इन दोनों का पेयर बन के क्या हो गया? प्लस। और प्लस मिल के क्या हो गया? प्लस। तो कुल मिला के माइनस का काम ख़त्म हो गया। अब इसको 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ पर आंसर कैसा दिखता है? +16 पॉजिटिव आंसर आया हमारा। तो यहाँ पर हम इसी कारण कह रहे थे कि अगर आपका ऋणात्मक संख्या है और घात में विषम संख्या है तो आंसर हमेशा निगेटिव में ही आने वाला है। ठीक है, बशर्ते कंडीशन ये है कि यहाँ पर माइनस होनी चाहिए। ठीक है ना? यहाँ पर वैसे ही है कि यहाँ पर ऋणात्मक संख्या है लेकिन सम संख्या उसके ऊपर है, तो हमारा आंसर किस में आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर घात में सम संख्या है तो आंसर कैसा आएगा? फिर से मैं रिपीट करता हूँ, प्लस आएगा। अगर घात में आपका विषम संख्या है तो आंसर किस में आएगा? नेगेटिव नंबर आएगा। क्लियर है ना? थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की इस वीडियो को आपको एकदम अंत तक देखने के लिए। दोस्तों इसी तरह के लर्निंग कंटेंट्स के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर मेरा एफर्ट्स आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ जो है कमेंट के माध्यम से मुझे मोटिवेट करने का प्रयास ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।